प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि। विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह। किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,41,579 लोग हुए ठीक। प्रदेश में रिकवरी प्रतिशत हुआ 95.38%। प्रदेश में मिशन प्रेरणा के तहत शुरू हुए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की हुई शुरुआत। लखनऊ के नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखी थी सरदार पटेल ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि। डीडी न्यूज यूपी पर आज से नए परिवर्तन और नए समय के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू खबरों का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक कर देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए निरंतर काम किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में आयोजित समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आजकल किसानों को डराने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। जब उनकी सरकार थी तब वो इन्हीं सुधारों की बात करते थे, लेकिन अब किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए।
आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। बस्ती में किसान बिल पर पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने किसानों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब देश में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की यूरिया समस्या का समाधान किया। नीम कोटेड यूरिया आने के बाद किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया और अब यूरिया पाने के लिए न तो किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है और न ही पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। फैक्ट्री से यूरिया बने और किसान को कम दाम पर सही समय पर मिले तो हजारों हजार करोड़ रुपया खजाने से फैक्ट्रियों को दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपया। लेकिन ये यूरिया जब बनता है तो 49 बोरा किसान के लिए सामने के दरवाजे से बाहर किसान के बीच जाता है और 51 बोरा यूरिया पीछे के दरवाजे से बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है, केमिकल फैक्ट्रियों को जाता है। दूध बनाने वाले भी कर रहे हैं। यूरिया बैक दरवाजे से बड़ी बड़ी छठ पर्व के मद्देनजर लखनऊ में गोमती के घाटों पर जहां भीड़ दिखी, तो वहीं कुछ परिवारों ने कोविड के चलते अपने घरों में अस्थायी जल भराकर छठ का पर्व सुरक्षित रूप से मनाया। हिमांशु सुनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विरोधी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों से संबंधित जो बातें कही थी उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर किसानों को किसान बिल से कुछ समस्या है तो बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन देश के अधिकतर हिस्से के किसान किसान बिल के समर्थन में हैं। किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं। वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस बात से पीछे हट रहे हैं और जिन बातों का ये जब सत्ता में थे समर्थन करते थे, आज जब सरकार ने निर्णय लिया है जिससे किसान की खुशहाली सुनिश्चित है, उसका विरोध। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में आज एक किसान सम्मेलन का आयोजन मुरादाबाद के पंचायत भवन के जिगर मंच पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पहुंचे। किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किसानों को बताया कि किसान हमारे लिए भगवान हैं। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के हित में तमाम योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से भारत का किसान बहुत खुशहाल हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। कुछ अराजक तत्व किसानों के बीच में आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां उनका जो राजनीतिकरण कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार किसानों से हर तरह से संवाद करने को तैयार है। जिस तरीके से किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, किसान हमारे लिए भगवान है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में किसानों के हित में बहुत सारी लाभकारी योजनाएं लागू की गई हैं और उसके माध्यम से भारत का किसान बहुत खुशहाल हुआ है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। उसी को आज बताने के लिए मैं किसानों के बीच में आया था।
अराजक तत्व जिस तरीके से उन किसानों के बीच में आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। किसानों के हर तरीके की समस्या के समाधान के लिए और सरकार संवाद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खुला आमंत्रण दिया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कि आप बात करिए, अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ वितरण और मिशन शक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज आगरा में बीडी जैन कन्या महाविद्यालय मैदान पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति राज्य मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह और सांसद एसपी सिंह बघेल ने भाग लिया। कार्यक्रम में श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने निर्माण श्रमिकों की 230 बेटियों को साइकिल वितरण की। वहीं 120 मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की सहायता, 76 लाभार्थियों को मातृत्व एवं बालिका हित लाभ, 300 श्रमिकों को कन्या विवाह योजना का हित लाभ, 51 लाभार्थियों को मृत्यु एवं विकलांगता पेंशन योजना, 7,293 लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता योजना का हित लाभ वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के समय में श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा देने के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण पूरी तरह से निःशुल्क चलाया गया और आगे भी निःशुल्क रहेगा। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसके तहत लगभग 16-17 कल्याणकारी योजनाएं श्रमिकों के हित में चलाई जा रही हैं और आज उन्हीं श्रमिकों को हित लाभ योजनाओं का वितरण किया जाना था, जिसके तहत लगभग 12,000 श्रमिक लाभार्थियों को भिन्न भिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। लाभार्थियों का पैसा की धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे जाती है और साथ ही साथ श्रमिक की ऐसी बेटियां या बेटे जो हाई स्कूल या इंटर पास करते हैं उनको हम नई साइकिल देते हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका मैंने विस्तार से उल्लेख किया, ये सब श्रमिकों के लिए समर्पित भाव से श्रम विभाग काम कर रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि खतरा अभी टला नहीं है। अभी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कुछ लोगों में अभी भी जटिलताएं आ रही हैं, मृत्यु की संख्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे शीतकाल में अभी अगले 2 महीने बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जब से संक्रमण शुरू हुआ तब से अब तक संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या अब बढ़कर 5,41,579 हो गई है। प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 95.38% हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,354 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,852 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 18,382 रह गई है। संक्रमण आज बहुत ही कम हो गया है, निचले स्तर पर है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और कुछ लोगों में अभी भी जटिलताएं आ रही हैं। मृत्यु की संख्या कम हुई है, काफ़ी वो भी निचले स्तर पर आ गई है, लेकिन अभी भी लोगों में जटिलताएं आ रही हैं। इसलिए जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि पूरे शीतकाल में जाड़े के दौरान अभी अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा सावधान रहने, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब से संक्रमण प्रारंभ हुआ तब से अब तक संक्रमण से उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 5,41,579 हो गई है और उत्तर प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 95.38% हो गया है।
95.38%। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा वो लोग जिन्हें कोई और बीमारी भी है। साथ ही 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिन्हें कोई बीमारी है, जैसे मधुमेह, कैंसर, दिल की बीमारी। उधर हेल्थ केयर वर्कर इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जैसे लोगों को जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर यानी तीनों सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, म्युनिसिपल वर्कर और राज्य की पुलिस, इन सबको पहले ही चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में आने देगा। इसके बाद दूसरा ऑफिसर कोविड से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वही वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ का नियंत्रण भी करेंगे। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में करीब 1 सेशन होगा और इसमें करीब 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। इस कोरोना कालखंड में प्रदेश में लगभग 52,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के प्रस्ताव आए हैं। प्रदेश सरकार सामान्य गतिविधियों को सामान्य करने में काफ़ी हद तक सफल रही है और औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं। यहां तक कि प्रदेश में कई सेक्टर्स की जो औद्योगिक नीतियां हैं उनमें सुधार किया गया है, उनमें उनको और सरल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है औद्योगिक विकास विभाग को कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए प्रयास किया जाए और निवेश के लिए आए हुए प्रस्तावों में स्वीकृतियां, सहमतियां या जो भी सरकार के स्तर पर कार्रवाइयां होनी है, अनुमतियां दी जानी है, वो तत्काल दी जाएं। किसी में प्रकार का कोई रुकावट न की जाए और उसको औद्योगिक उत्पादन आयुक्त और जो औद्योगिक विकास आयुक्त है उनको निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं अनुश्रवण करते रहें। इस कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश में लगभग 52,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के भी प्रस्ताव आए हैं और अभी हाल ही में सैमसंग कंपनी ने चीन से अपना एक प्लांट जो है शिफ्ट किया है, लगभग 5,000 करोड़ का वो निवेश कर रहे हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश दुनिया में केवल तीसरी ऐसी जगह है जहां पर कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बनने लगेगी। कोरिया और चीन को छोड़ के और किसी देश में नहीं बन रही है, वो भारत में बनेगी और भारत में भी वो उत्तर प्रदेश में बनेगी। राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में 50 स्मार्ट क्लास बनाए जाने की कड़ी में आज नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मिशन है कि प्रदेश के हर स्कूल को एक स्मार्ट क्लास मिले। इसके लिए निजी संस्थानों और संपन्न लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 1,59,000 परिषदीय स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में केवल सरकारी संसाधनों के बल पर हम स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, इसलिए हमने ऐसे सारे देश के उन बड़े बड़े उद्यमियों से, कारपोरेट हाउसेज से सबसे अनुरोध किया था कि आप सरकार के प्रयासों में हमारा सहयोग करिए। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे औद्योगिक घराने, बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग उस दिशा में आगे आए और उसी कड़ी में HDFC की ओर से आज हमारे लखनऊ जनपद में 50 स्मार्ट क्लास, जिस तरह का आपने यहाँ पर देखा है स्मार्ट टीवी के माध्यम से, जिसको हैंडल करना बहुत आसान है। जो हमारा जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर हमारे टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर या गूगल पर या अन्य माध्यमों पर, उनके इस्तेमाल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चित्र भी सामने दिखा सकते हैं। उसकी पहली जो स्मार्ट टीवी है उसका उद्घाटन आज इस नरही में हमारे
प्राथमिक विद्यालय में हुआ है, शेष 49 का एस्टेब्लिशमेंट वो लखनऊ जिले के अलग अलग स्कूलों में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से गायब लगभग 18,000 शिक्षकों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। संभावना है कि इन 18,000 शिक्षकों ने मानव संपदा पोर्टल में अभी तक अपना डेटा फीड नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की जांच 18,000 लोग जो हमारी लिस्ट में अध्यापक हैं, उन्होंने अपना डेटा फीड नहीं किया है, तो हम अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या मामला है, क्यों उन्होंने डेटा फीड नहीं किया है। हो सकता है उनमें से कुछ फर्जी नियुक्ति के प्रकरण वाले शिक्षक हों या कुछ कोई ना कोई समस्या होगी, तो उन 18,000 की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखेंगे क्यों फीड नहीं किया और उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके आवश्यक कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज उनको नमन किया। हजरतगंज में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार बताया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ही देश की एकता के सूत्रधार थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्थान तथा पतन किसी भी व्यक्ति के साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। हमारा देश भी लंबे समय तक इससे प्रभावित रहा। विदेशी जानते थे कि वो भारत में तब तक शासन कर सकते हैं जब तक भारत के लोग कहीं पर भी एकजुट न हो सके। इसी कारण वो लंबे समय तक भारत पर काबिज रहे। इसके बाद जब देश के नेता सक्रिय हो गए तो मामला बदल गया। देश की स्वाधीनता के लिए एक नया शंखनाद होता है और कुटिल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अब देश भारत को बहुत अधिक दिनों तक वे अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते, तो उनकी मंशा थी भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की। उनकी उस दुरभिसंधि को विफल करने में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और आज के वर्तमान भारत के इस स्वरूप को प्रदान करने के जो शिल्पी हैं, वह नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें यहां पर स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत अपने इस महान नेता को, भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने वर्तमान भारत की एकता और अखंडता के लिए अहरनिश प्रयास करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ चित्त से उनका स्मरण करेगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। यूपी में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उतरने के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद भाजपा ने तगड़ा पलटवार किया है। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि केजरीवाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में यदि कुछ चुनाव मैदान में उतरता है तो उसका स्वागत है, लेकिन केजरीवाल जैसी बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। केजरीवाल जी ने प्रेस करके कुछ घोषणाएं की। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। अब उनका दावा है कि उनके ऑक्सी मित्र निकले हुए हैं। अब
पूरे उत्तर प्रदेश में उनके ऑक्सी मित्र निकले हैं, तो वो ऑक्सी मित्रों से कह देते आपका भी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश की भूमि पे जांच कर लेते तो शायद उनको ज्यादा समझ आ जाता अनाउंसमेंट के पहले। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि, विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,41,579 लोग हुए ठीक। प्रदेश में रिकवरी प्रतिशत हुआ 95.38%। प्रदेश में मिशन प्रेरणा के तहत शुरू हुए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की हुई शुरुआत। लखनऊ के नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखी थी सरदार पटेल ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी श्रद्धांजलि। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।